वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स। हमने वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट करा था लास्ट क्लास में। हमने क्या क्या देख लिया था बेटा। हमने लाइट को वेव कंसिडर करा था, हमने नहीं, हाइजन ने कंसिडर करा था। हाइजन ने लाइट को वेव कंसिडर करते हुए कुछ प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है। उस प्रिंसिपल के बेसिस पे हमने दो चीज़ें लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करी थी। कौन कौन सी चीज़ें? हमने लाइट का रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर दिया था, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया था, उसके बाद हमने इंटरफेरेंस को भी एक्सप्लेन कर दिया था कि लाइट इंटरफेरेंस क्या होता है। हमने क्या यूज़ करा था वहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करा था, वेक्टर को ऐड करा था, मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशंस देखा था, और इंटरफेरेंस पैटर्न को यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हमने उसका पैटर्न भी देखा था। उसकी हमने विड्थ के बारे में डिस्कस करी थी कि उसका विड्थ इक्वल होगा मैक्सिमा मिनिमा, ये सारी कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली थी। वहाँ पे एक और टर्म आया था, अगर आपको याद हो तो, हमने जब लाइट को इंसिडेंट करा था स्लिट के ऊपर तो वहाँ लाइट क्या हुआ था, डिफ्रैक्ट हो गया था। उस फेनोमेना को हमने बोला था डिफ्रैक्शन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? तो लाइट का बेंड होना, जब ये किसी शार्प ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हो, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये सिर्फ बेंड नहीं होता बेटा, एक सिंगल, अगर मान लो एक वेवलेट जाके वहां पे टकराता है तो एक वेवलेट सोर्स होता है ना, वहां से बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी तो वो डिफ्रैक्ट हो जाता है। तो इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसी शार्प एज से, किसी अपर्चर से अगर लाइट टकरा के स्प्रेड हो जाए, इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे बेटा? हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। इसे हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स रेक्टिलिनियर प्रोपोगेटिंग टेंडेंसी इज डिफाइंड एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है, हमें पता है। किसी शार्प चीज को अगर वो इनकाउंटर करता है तो उसका तो रिफ्लेक्शन होना चाहिए ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं होके वो क्या होगा बेटा? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा, डिफ्रैक्ट होके। इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे हम? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल फिगर में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? डिफ्रैक्शन फ्रॉम ऑब्स्टैकल। लाइट को हमने क्या करा? इस अपर्चर के ऊपर इंसिडेंट करा। क्या हुआ? यहां से टकराने के बाद लाइट बेंट हो गया, जिसके बेंट होने की वजह से मुझे बताओ लाइट क्या इस पार्ट में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? अगर लाइट इस पार्ट में पहुंचेगा तो क्या इस स्क्रीन पे इसका जो शैडो बनना चाहिए, इसके सेंटर में हमें शैडो दिखेगा क्या? शैडो नहीं दिख के यहाँ लाइट प्रेजेंट होगा तो हमें कोई शैडो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है? तो हाँ भाई, ऐसा हो सकता है। इसी फेनोमेना को हमने क्या बोल दिया? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? एक अपर्चर से अगर लाइट रे जाए तो जरूरी नहीं है कि ये टुवर्ड्स जाए, ये अवे भी तो बेंट हो सकता है ना। यहाँ से लाइट रे आ रहा है, इस अपर्चर से ये टकरा के कहाँ चला गया भाई? बाहर चला गया, ठीक है। तो मुझे बताओ, इस वाले पार्ट में लाइट अगर जा रहा है तो क्या ये ब्राइट वाला पार्ट होगा क्या? यहाँ पे शैडो हमें दिखेगा क्या? अगर मान लो शैडो दिखता भी है तो शैडो की जो एजेज होंगी बेटा, जो उसके कॉर्नर्स होंगे, वो हमें क्लियर शैडो की तरह नहीं दिखेंगे क्योंकि वहां लाइट प्रेजेंट होगा, ठीक है। डिफ्रैक्शन को किसने डिस्कवर करा था? ग्रिमाल्डी ने इसे डिस्कवर करा था, ठीक है। और इसे एक्सप्लेन किसने करा था? इसे थ्योरेटिकली फ्रेस्नेल ने एक्सप्लेन करा था डिफ्रैक्शन को। क्लियर है? डिफ्रैक्शन अगर हम बात करें तो दो तरह का होता है, दो अलग अलग एजम्पशन पे बेस्ड डिफ्रैक्शन को पढ़ा जाता है, ठीक है। हमें एक ही पढ़ना है। एक होता है फ्रेस्नेल और दूसरा होता है फ्रॉनहोफर। जो हाइजन ने कंसिडर करा था ना, इन लोगों ने उसमें कुछ कुछ चेंजेस कंसिडर करे, इन्होंने अपने थ्योरीज दी उसके रिगार्डिंग, और उसके हेल्प से इन्होंने डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करा। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो हमें फ्रेस्नेल ने सबसे पहली बारी से एक्सप्लेन करा और फ्रॉनहोफर ने क्या करा? उसमें थोड़े से और चेंजेस करके लाइट के कुछ बाकी, जो लाइट किसी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करके जो प्रॉपर्टी को शो कर रहा था, उसे इन्होंने एक्सप्लेन करा, ठीक है। अब देखो, डिफ्लेक्शन होने का हमने एक कंडीशन कंसिडर करा था। क्या था वो कंडीशन? तो डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल इन ऑल टाइप ऑफ, हाँ एक और चीज, फ्रेस्नेल ने एक बात बताई कि जो डिफ्रैक्शन होता है ना बेटा, ये हर तरह के मटेरियल्स में होता है, चाहे वो मैकेनिकल वेव हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, ठीक है। और ये अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ज़्यादा ये हमें साउंड वेव में देखने को मिलता है, क्योंकि साउंड भी एक तरह का वेव है। तो साउंड में हमें डिफ्रैक्शन लाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये दोनों तरह की वेवें इस फेनोमेना को शो करती हैं।
अब डिफ्रैक्शन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं भाई? तो पहला फैक्टर साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, जो लाइट के पाथ में आने वाला ऑब्जेक्ट है उसके साइज पे डिपेंड करता है। दूसरा वेवलेंथ ऑफ वेव, जो वेव हम इंसिडेंट कर रहे हैं उस पार्टिकुलर मटेरियल पे, उसके वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें ये कंडीशन क्या है भाई डिफ्रैक्शन होने का, तो कंडीशन ये है कि साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और अपर्चर शुड बी नियरली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। हमने ऐसा कंसिडर कर लिया, एक अपर्चर है भाई, ये सर्कुलर अपर्चर है, इसका जो डायमीटर है वो a के इक्वल है, क्लियर है, और ये लाइट का वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक है, ये लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब लैम्डा a के इक्वल हो। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन हमें कब देखने को मिलता है? जब अपर्चर का साइज डायमीटर ऑफ जब वेवलेंथ जो हो वो डायमीटर ऑफ अपर्चर के इक्वल हो। हाँ या ना? हम ऐसा बोल सकते हैं कि a अपॉन लैम्डा अगर 1 को टेंड करेगा तो हमें डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो हाँ भाई, देखने को मिलेगा। अगर अपर्चर का साइज, ऑब्स्टेकल का साइज, अगर ऑब्स्टेकल मतलब उस ऑब्जेक्ट का साइज अगर वेवलेंथ से ज़्यादा हो जाए तो रेक्टिलिनियर मोशन हमें देखने को मिलेगा, हमें कोई डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ या ना? आगे बढ़े। प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है कि व्हेन लाइट ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टेकल इज ग्रेटर देन 50 लैम्डा, ठीक है, अगर वेवलेंथ जो हो, साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टेकल इज ग्रेटर देन 50 लैम्डा, ये हमें प्रैक्टिकली तब देखने को मिलता है जब अपर्चर का साइज किसके इक्वल हो? 50 लैम्डा के इक्वल हो। क्लियर है? 50 लैम्डा से ज्यादा हो। हाँ या ना? आगे बढ़े। The obstacle और अपर्चर does not show diffraction। अब मुझे बताओ, देखो प्रैक्टिकली अगर अपर्चर a की वैल्यू, प्रैक्टिकली बात करें, अगर अपर्चर a की वैल्यू 50 लैम्डा से इक्वल या उससे कम हुई, ठीक है, a लेस देन 50 लैम्डा, तो हमें डिफ्रैक्शन देखने को प्रैक्टिकली मिलता है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मान लो अपर्चर को हमने बड़ा भी कर दिया, चलो भाई अपर्चर को हमने बड़ा कर दिया, इस कंडीशन में क्या है, इस कॉर्नर से लाइट रे टकरा के डिफ्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है ना? ठीक है, तो 50 लैम्डा तक अगर हो ये अपर्चर, 50 लैम्डा से कम तक हो तो ये हमें प्रैक्टिकली देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 50 लैम्डा से ज़्यादा हो तो हमें कोई डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? और एक और चीज, 50 लैम्डा से कम होगा तो देखने को मिलेगा, इसकी चांसेस क्या होंगी? बहुत कम होंगी। लेकिन अगर a लैम्डा के इक्वल हो जाए बेटा तो इसकी चांसेस क्या होंगी? 100% बोल सकते हैं ना। तो अगर a लैम्डा के इक्वल हो तो हमें 100% डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। 50 लैम्डा तक प्रोबेबिलिटीज है, मिल सकता है, और अगर 50 लैम्डा से ज़्यादा हो जाए तो भाई हम 100% बोल सकते हैं कि हाँ हमें कोई डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकली बात करें तो। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट देख ले। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, लाइट का वेवलेंथ जो होता है उसका ऑर्डर 10⁻⁻7 मीटर का होता है। ठीक है, इन जनरल ऑब्स्टेकल ऑफ वेवलेंथ इज नॉट प्रेजेंट इन लाइट रे, डज नॉट शो डिफ्रैक्शंस एंड इट अपीयर्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ हमें दिखेगा। क्लियर है? अगर हम नॉर्मल लाइट की बात करें जिसका वेवलेंथ 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर का है और उसका अपर्चर इससे क्या है बेटा? ज़्यादा है, तो ये हमें जनरली देखने को नहीं मिलेगा। साउंड वेव भी लाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा डिफ्रैक्शन शो करता है, इसका हमने डिस्कशन कर लिया। इसका रीज़न ये है कि साउंड का जो वेवलेंथ होता है बेटा वो 16 mm to 16 मीटर तक वेरी कर सकता है। ठीक है, लाइट का जो वेवलेंथ है 16 mm to 16 मीटर तक वेरी कर सकता है, इस वजह से हमें साउंड में डिफ्रैक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमें जनरली डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उनसे भी साउंड डिफ्रैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से रिवर्बरेशन का कंडीशन आता है। नेक्स्ट अगली बात करें तो डिफ्रैक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक डज नॉट टेक्स प्लेस। अल्ट्रासोनिक वेव का डिफ्रैक्शन देखने को ना के बराबर मिलता है। रीज़न इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है भाई? बहुत ज़्यादा होती है, 2.5 मीटर to 250 मीटर तक होती है। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ रेडियो वेव इज़ वेरी कन्वीनियंशियली अब्जॉर्ब्ड। रेडियो वेव्स का तो बिल्कुल भी नहीं दिखता क्योंकि इसका और ज़्यादा होता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव का 1 सेंटीमीटर के ऑर्डर का वेवलेंथ होता है, तो अल्ट्रासोनिक में भी हमें बहुत कम देखने को मिलता है। और
रेडियो वेव्स में ना के बराबर हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, विंडो से भी हमें कभी कभी साउंड का डिफ्रैक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ से साउंड वेव आ रहा है, साउंड वेव का अगर वेवलेंथ किसके ऑर्डर का है, 10⁻⁻16 mm टू 16 मीटर के ऑर्डर का है, तो क्या 16 mm से 16 मीटर के बीच का अगर इसका स्लिट का थिकनेस है तो ये हमें सुनने को मिलेगा, हाँ या ना। अब हम बात कर लेते हैं, डिफ्रैक्शन आप सबको क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की। जो हमने YDSC में जो हमने स्लिट कंसिडर करा था ना, उसी स्लिट से हम देखते हैं डिफ्रैक्शन से एक्चुअल में होता क्या है। तो फ्रॉनहोफर ने क्या करा, देखो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को करने के लिए हम कभी कभी कॉन्वेक्स लेंस का भी यूज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमने क्या करा, लाइट को पॉइंट सोर्स कंसिडर करके हमने इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लो बहुत सारी लाइट रेज निकल रही होंगी, हाँ या ना। ठीक है, अगर मान लो बहुत सारी लाइट रेज अगर आ रही हैं तो ये कहाँ जाएंगी, अच्छा फोकस पे रख दिया, कहाँ पे रख दिया, फोकस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं, फोकस पे। तो फोकस से आने वाली लाइट रेज क्या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, हाँ या ना। तो हमने लाइट को पैरेलल कर दिया फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में, किसका यूज करके, कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, पहले देख लेते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता क्या है। इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बोथ सोर्स एंड स्क्रीन आर इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। पहली चीज, सोर्स और स्क्रीन को लगभग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं, जहां हमें देखने को ये देखना है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस कैसे हो सकता है, इसका अपर्चर अगर d इनके d के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हो जाए तो हो जाएगा क्या, d मच मोर स्मॉलर देन कैपिटल D हो जाए तो हो जाएगा क्या, हाँ। तो d अगर बहुत छोटा हमने कंसिडर कर लिया इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का, तो हम बोल सकते हैं ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो हाँ भाई, बोल सकते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को देखने के लिए क्या करा, स्क्रीन को और सोर्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया। ठीक है, डिफ्रैक्शन, इसके एग्जांपल्स देख लें फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के। तो डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, ये एग्जांपल्स हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शंस के। ठीक है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शंस के एग्जांपल्स क्या हैं, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट। हमारे जो NCERT के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में है बेटा, जो हमें पढ़ना है वो है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। नाम नहीं दिया हुआ है, बस दिया हुआ है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। इसे किसने बताया था, फ्रॉनहोफर ने बताया था। ठीक है, हमने क्या करा, AB इज अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ A। हमने AB को एक सिंगल स्लिट कंसिडर कर लिया, आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, ये A और B। ठीक है, AB, इसके बीच का स्पेस है। हमने क्या करा, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करा। क्या यूज करा, कॉन्वेक्स लेंस। इसके फोकस पे हमने लाइट को रख दिया ताकि लाइट रेज क्या है, पैरेलल आए। क्या है बेटा, पैरेलल आए। हमने लाइट को पैरेलली AB स्लिट पे इंसिडेंट कर दिया। क्लियर है। अब सेकेंडरी वेवलेट कमिंग फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ AB रीचेज एक्सियल पॉइंट O। अब AB देखो, ये पैरेलल लाइट रेज लेने का कंसेप्ट ये था कि इसके वजह से जो वेव फ्रंट होने वाला है वो कैसा होने वाला है, प्लेनर होने वाला है, हमने पढ़ा था। तो ये अगर प्लेनर वेव फ्रंट है तो क्या ये एक वेव फ्रंट AB यहाँ पे भी आएगा, क्या AB के पास एक प्लेनर वेव फ्रंट होगा, तो हाँ भाई होगा। तो प्लेनर वेव फ्रंट कहाँ पहुंच गया, AB के पास। ठीक है, और जो इससे टकराने के बाद O पॉइंट पे मान लो मीट कर रहा है, कहाँ पे मीट कर रहा है, O पॉइंट पे इस स्क्रीन पे मीट कर रहा है। ये सिमिलर कंसेप्ट है, हमने वहाँ डबल स्लिट कंसिडर करा था, हम यहाँ बस एक सिंगल स्लिट को उसको जूम करके देख रहे हैं, ऐसा समझो तो, जो हमने YDSC में करा था। ठीक है, फॉर्मिंग सेंट्रल मैक्सिमा, ये P पॉइंट O पॉइंट पे जो आके लाइट रेज मीट कर रही हैं, A से और B से डिफ्रैक्ट होके जो लाइट रेज मीट कर रही हैं वो O पे मीट करके क्या फॉर्म करेंगी, सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो हम ऑब्जॉर्ब करेंगे वहां से हमने कंक्लूड करा कि इंटेंसिटी जो सेंट्रल मैक्सिमा का होने वाला है वो मैक्सिमम है। इस डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और θm रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमा। यहाँ से एक सिंगल लाइट तो डिफ्रैक्ट होके नहीं जा रहा होगा, बहुत सारी लाइट रेज डिफ्रैक्ट होके जा रही होंगी। मान लो एक लास्ट यहाँ P पॉइंट पे एक और लाइट रे डिफ्रैक्ट होके P पॉइंट पे भी पहुंचा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हम एक एंगल कंसिडर कर लेते हैं जिसे हमने बोल दिया का भाई थीटा, हमने क्या बोल दिया, θn, nth मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग जो एंगल फॉर्म हो रहा है। क्लियर है, हाँ या ना। तो हमें क्या मिला, एक पैटर्न मिला। दोनों लाइट रे क्या हो गई बेटा, यहाँ पे इंटरफेरेंस का सिचुएशन होगा, वापस से दोनों लाइट रे मर्ज होके O पॉइंट पे मैक्सिमा देंगी, और P पॉइंट पे मान लो सबसे लास्ट वाला मैक्सिमा हमें nth मैक्सिमा या मिनिमा देखने को मिलेगा, हाँ या ना। अब हम बात कर ले, यहाँ से हमने पाथ डिफरेंस देखा था, इसे हमने अगर कैलकुलेट करा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा बेटा, थीटा होगा। तो मुझे बताएं क्या इन दोनों के
बीच का पाथ डिफरेंस, किसके किसके बीच का, जो बी अपर्चर से मान लो ओ पॉइंट पे जा रहा है और जो ए से ओ तक जा रहा है, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं इसमें, आप देखें इस डायग्राम में एक और काम किया हुआ है। क्या किया हुआ है, हमने क्या करा है, वापस से इसके बीच में भी एक लेंस को इंक्लूड कर दिया है। हमने दो लेंस कंसिडर करा, एक L1 और एक L2। अब मुझे बताएं, ये पैरेलल लाइट रे जो आ रही होंगे, क्या कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है? तो ये लाइट रे क्या करे बेटा, ताकि हमारे अकॉर्डिंग लाइट रे इंटरफेरेंस शो करे, इस वजह से हमने यहाँ पे L2 एक और लेंस कंसिडर कर लिया। अब दो लाइट रे जो आ रही हैं इस लेंस के पैरेलल, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये दोनों, इस कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, तो ये इसे कन्वर्ज करके P पॉइंट पे इंसिडेंट कर देगा या नहीं। O पॉइंट पे भी एक इंसिडेंट करेगा, एक P पॉइंट पे भी इंसिडेंट करेगा। O पॉइंट पे क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, P पॉइंट पे क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आया वो कितना आया, हमने इंटरफेरेंस में भी देखा था, वो आ रहा था क्या, ए साइन थीटा। अगर दोनों के स्लिट के बीच का अगर डायमीटर हमने ए कंसिडर करा है, तो इसका कंपोनेंट भी आप लेके देख सकते हो, ये किसके इक्वल आएगा, बी बी डैश किसके इक्वल आएगा, बोलो भाई, कॉस थीटा के इक्वल। और ए बी डैश किसके इक्वल आएगा, क्या ये ए साइन थीटा के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, तो आएगा ना। तो हमने क्या कंसिडर कर लिया, ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन, ए साइन थीटा ये हमारा आ गया क्या, डेल्टा एक्स, ए साइन थीटा, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस। अब हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों का कंडीशन पढ़ा था। मिनिमा के लिए क्या होगा, ए साइन थीटा एन लैम्डा के इक्वल हो जाएगा क्या, ये हमें मिनिमा तब मिलेगा जब ए साइन थीटा एन लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो nth वाले की अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा एन इक्वल्स टू एन लैम्डा डिवाइडेड बाई ए लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है क्या, फॉर स्मॉल एंगल थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। स्मॉल एंगल के लिए हमने थीटा को साइन थीटा के इक्वल लिख दिया। अब आपको अगर याद हो, जब दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो कि ए साइन थीटा के थीटा एन के इक्वल है, ये किसके इक्वल हो जाए भाई, एन लैम्डा के इक्वल हो जाए, तो क्या देखने को मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं क्या, और 2n लैम्डा इवन मल्टीपल ऑफ 2n लैम्डा बाई 2 के इक्वल हो जाए, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड जो ऐड हो रहा था a1 प्लस a2 स्क्वायर आ रहा था, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी मैक्सिमा के लिए, तो n लैम्डा के इक्वल अगर आ जाए तो कंस्ट्रक्टिवली ऐड होगा, अगर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल आ जाए तो डिस्ट्रक्टिवली ऐड होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो अगर यहां से हम बात कर ले बेटा, देखो a साइन थीटा n, ठीक है, यहां पे कंडीशन वैसा नहीं है, यहां पे हमें इसे मैक्सिमम करना है। अब मुझे बताओ डेल्टा एक्स मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम किसके लिए होता है बेटा, साइन मैक्स 0, ये मिनिमम की कंडीशन है। अगर साइन थीटा हम मिनिमम कंसिडर करें तो साइन थीटा मिनिमम कितना होता है, 0, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। और किसके लिए होता है, 0 के लिए, एन पाई के लिए होता है क्या, तो थीटा एन को हम एन पाई लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। और एन पाई को अगर हम के एक्स से इक्वेट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा बाई 2 मिलेगा। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि व्हेन पाथ डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेवलेट कमिंग फ्रॉम ए टू बी इज एन लैम्डा और 2n लैम्डा बाई 2 या इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, मिनिमा होगा। क्या होगा बेटा, मिनिमा, क्योंकि साइन थीटा मिनिमम होगा उस कंडीशन में, हाँ या ना। तो मिनिमा क्या हो गया भाई, ए साइन थीटा अगर 2n लैम्डा बाई 2 हो गया तो ये मिनिमा का कंडीशन है। अब n क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं। तो डिफ्रैक्शन में मिनिमा कब होती है, जब पाथ डिफरेंस कितना हो, n लैम्डा के इक्वल हो, क्लियर है, हाँ या ना। और वहाँ इंटरफेरेंस में जब हमने बात करी थी तो इंटरफेरेंस में मैक्सिमा कब हो रहा था, वहाँ कॉस का टर्म आ रहा था ना, इस वजह से वहाँ पे वो चीज़ें उल्टी हो रही थी इसकी, क्लियर है। वहाँ मैक्सिमा एन लैम्डा के लिए था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और यहाँ मिनिमा के लिए हमें क्या होगा, एन लैम्डा होगा। आगे बढ़े, अब जब पाथ डिफरेंस सेकेंडरी वेवलेट्स का और जो इंटरफेयर होके फॉर्म हो रहा है, अगर 2n लैम्डा, ये तो हमने देख लिया, मिनिमा का कंडीशन हमने देख लिया। जब पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल हो जाए, देखो ए साइन थीटा अगर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल हो जाए, डेल्टा एक्स, ठीक है, तो ये किसका कंडीशन होगा, बोलो भाई, ये किसका कंडीशन होगा, मैक्सिमा का कंडीशन होगा क्या, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। किसके लिए होता है, 2n प्लस 1
पाई के लिए होता है क्या, हाँ या ना, 2n+1 पाई के लिए होता है। तो इस वजह से इसमें 2n+1 का टर्म आ रहा है। तो मैक्सिमा हमें देखने को कब मिलेगा, जब पाथ डिफरेंस a sin थीटा 2n+1 λ/2 के इक्वल हो जाए। क्लियर है, हाँ या ना, आगे बढ़ें। तो मैक्सिमा a sin थीटा 2n+1 λ/2 हो गया। n कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो फर्स्ट मैक्सिमा की अगर बात करें तो n को 1 पुट कर देंगे क्या, हम इसमें पुट कर सकते हैं। सेकेंड मैक्सिमा की बात करें तो 2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैक्सिमा हमें कब मिलेगा भाई, बोलो, क्या हमें फर्स्ट मैक्सिमा 3 λ/2 पे मिलेगा क्या, सेकेंड मैक्सिमा हमें 5 λ/2 पे मिलेगा क्या, हाँ या ना, थर्ड मैक्सिमा क्या हमें 7 λ/2 पे मिलेगा क्या। तो हमें ये मैक्सिमा के डिफरेंट पोजीशंस पता चल गए। सिमिलरली अगर हम मिनिमा देखें तो मिनिमा हमें कहाँ मिलेगा भाई, लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे, 3 लैम्डा पे, 4 लैम्डा पे। तो डिफ्रैक्शन में n लैम्डा पे हमें क्या मिलता है, मिनिमा, और 2n+1 λ/2 पे क्या मिलता है बेटा, मैक्सिमा। ठीक है, और ये हमें क्या अल्टरनेटली देखने को मिलेगा क्या, देखो ये पहला वाला लैम्डा पे हमें क्या मिल गया, फर्स्ट मिनिमा मिल गया। ठीक है, 1.5 लैम्डा पे क्या मिल गया, फर्स्ट मैक्सिमा मिल गया। फिर 2 लैम्डा पे हमें क्या मिल गया, सेकंड मिनिमा मिल गया। ठीक है, और 2.5 लैम्डा पे क्या मिल गया, सेकंड मैक्सिमा मिल गया। तो ये ऐसे ही वेरी करता रहेगा क्या, हाँ या ना। तो ये अल्टरनेटली मैक्सिमा और मिनिमा वेरी करेगा, हाँ या ना। आगे बढ़ें, अगर nth ऑर्डर की बात कर लें, इफ द डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फॉर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज xn। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम स्क्रीन को अगर हम d कंसिडर करें, विड्थ ऑफ स्लिट को a कंसिडर करें, तो पाथ डिफरेंस 2n λ/2 के इक्वल आएगा क्या, 2n λ/2 आएगा। a sin थीटा 2n λ/2 या n लैम्डा के इक्वल आएगा। और sin थीटा को क्या बोलेंगे भाई, n λ/a आएगा क्या, हाँ या ना, n λ/a आना है sin थीटा। तो अगर इस ट्रायंगल में आप देखो, यहाँ पे हमने कंसिडर करा इसे पॉइंट से 2 लाइट रेज p और p प्राइम पे जा रही हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में स्मॉल एंगल के लिए क्या हम sin थीटा को tan थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, तो हाँ भाई लिख सकते हैं। हम इसके लिए अगर tan थीटा लिखें, tan थीटा n लिखें, तो क्या tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। x क्या है भाई, डिस्टेंस nth का, तो हम इसे xn डिवाइडेड बाई d लिख सकते हैं क्या, तो हाँ भाई लिख सकते हैं। अगर थीटा स्मॉल हो तो sin थीटा को tan थीटा के इक्वल या थीटा n के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं। हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, किसको इक्वेट कर दिया, हमने इक्वेट कर दिया xn अपॉन d इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन a। क्लियर है क्या, यहां से हम xn कैलकुलेट कर सकते हैं, d लैम्डा n अपॉन a। याद करो हमने जब डिफ्रैक्शन में करा था, क्या यही आ रहा था क्या, 2 का टर्म एक एक्स्ट्रा था क्योंकि हमने अपर्चर को 2d कंसिडर करा था, वहां n लैम्डा d अपॉन 2d आ रहा था वहां। यहाँ बस वही चीजें हैं सेम, xn किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, n लैम्डा d अपॉन a के इक्वल आ जाएगा। अगर हमें थीटा n लिखना हो तो थीटा n किसके इक्वल आ जाएगा, xn अपॉन d के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और xn अगर इसकी वैल्यू पुट कर दे तो ये n लैम्डा अपॉन a के इक्वल आ जाएगा। फॉर फर्स्ट मिनिमा अकर ऑन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, हमने क्या देखा, फर्स्ट मिनिमा कहाँ अकर करेगा, सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड। ये अगर मान लो हम ऐसा कंसिडर करें कि यहाँ फर्स्ट मिनिमा है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा है, तो यहाँ पे भी मिनिमा होगा, यहाँ पे भी मिनिमा होगा। फिर हमने जो पाथ डिफरेंस देखा था, ठीक है, उसके बाद हमें एक और मिलेगा क्या, फिर हमें एक और मिलेगा क्या, हाँ या ना, ऐसे ही कंटिन्यूअसली मिनिमा मिलता चला जाएगा। अगर फर्स्ट मिनिमा की बात करें तो फर्स्ट मिनिमा के लिए x किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा d अपॉन a के, और इसके करस्पॉन्डिंग थीटा कितना हो जाएगा, x अपॉन d के। तो ये ओवरऑल लैम्डा अपॉन a के इक्वल आ जाएगा क्या, हाँ या ना, ये आ गया कितना बेटा, लैम्डा डिवाइडेड बाई a। अगर हम इसके लीनियर विड्थ की बात करें सेंट्रल मैक्सिमा से w, तो क्या ये 2x होगा, हाँ या ना, क्योंकि x इधर भी मिल रहा है, इधर x मिल रहा है, तो हम इसे 2x बोल सकते हैं क्या। तो ये 2 लैम्डा d अपॉन a के इक्वल आएगा क्या, लीनियर विड्थ। तो आप इसे याद रखेंगे, लीनियर विड्थ किसका, मैक्सिमा का लीनियर विड्थ 2d लैम्डा अपॉन a के इक्वल होता है। ठीक है, और एंगुलर विड्थ कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा।
आप अगर देखो यहाँ से जो लाइट रे जा रही है इस डायग्राम में, क्या ये 2 थीटा होगा या नहीं होगा? 2 थीटा एंगुलर विड्थ, ठीक है, और लीनियर विड्थ x और xn नीचे 2xn, ठीक है। तो लीनियर विड्थ 2x के इक्वल है और एंगुलर विड्थ 2 थीटा के इक्वल है, हाँ या ना? आगे बढ़ लें, यहाँ तक क्लियर है। अब एक स्पेशल कंडीशन कंसिडर कर लेते हैं। लेंस L2 इज शिफ्टेड वेरी नियर टू द स्लिट AB। अगर मान लो लेंस L2 को हमने बहुत नज़दीक लेके चले गए, किसके? AB स्लिट के नज़दीक लेके आ गए, दूसरा वाले लेंस को। इन दैट केस डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन विल बी नियरली इक्वल। हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं क्या कि स्लिट के और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस लगभग बराबर होगा? किसके स्क्रीन के? इस वाले स्क्रीन के इक्वल होगा, हाँ या ना? कंसिडर किया जा सकता है। तो इस कंडीशन में जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस L2 होगा वो ऑलमोस्ट D के इक्वल हो जाएगा क्या? तो हाँ भाई, D के इक्वल हो जाएगा, फोकल लेंथ D के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसके लाइट पैरेलल रेज आ रही हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये फोकस पे क्या करती हैं? इंसिडेंट होती हैं। अगर मान लो किसी कॉन्वेक्स लेंस के पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं तो कहाँ पे इंसिडेंट होंगी? वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पोल के फोकस के पास। तो हमने फोकस को P पॉइंट बोल दिया भाई, ठीक है। इस कंडीशन में हम D को F के इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें D को F से रिप्लेस कर दें तो थीटा n क्या? n लैम्डा अपॉन a के इक्वल आ रहा था, और xn किसके इक्वल आ जाएगा? n लैम्डा f अपॉन a के इक्वल आ जाएगा, जो कि क्या था भाई? n लैम्डा d डिवाइडेड बाई a था। हमने D को किससे रिप्लेस कर दिया? F से। कब? जब हम इस लेंस L2 को क्या कर रहे हैं? AB स्लिट के नज़दीक लेके आ जा रहे हैं, हाँ या ना? क्लियर है? तो हमने यहाँ से xn कैलकुलेट कर लिया। अब आगे देख लें, ठीक है। और ये विड्थ हमने कैलकुलेट कर ली, विड्थ भी कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा f अपॉन a के इक्वल हो जाएगा। एंगुलर विड्थ कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा अपॉन a के इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना? आगे बढ़ें, क्लियर है बेटा? अब इसकी भी फ्रिंज विड्थ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम इंटरफेरेंस में कैलकुलेट करते थे। xn+1 और xn दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दे तो फ्रिंज विड्थ हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ होता क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा, 2 कंजिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, ठीक है। फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज डबल देन द विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा। एक और चीज आप इसे याद रखेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होता है वो बाकी मैक्सिमा के कंपैरिजन में डबल होता है, क्लियर है? और हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे? फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर रहे थे। तो बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? xn+1 माइनस xn, इसके करस्पॉन्डिंग n+1 लैम्डा d बाई डी होगा और इसके करस्पॉन्डिंग n लैम्डा d बाई ए होगा, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। उसके लिए अगर सबस्ट्रक्ट करें तो ये कितना आएगा? लैम्डा d अपॉन ए के इक्वल आ जाएगा। किसके लिए? सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़ के, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के कंडीशन में क्या होगा बेटा? डबल होगा। आगे बढ़े, चलो भाई। तो फ्रिंज विड्थ हमने देख लिया, लैम्डा d डिवाइडेड बाई a के इक्वल अपना फ्रिंज विड्थ आ गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जाती है कि आप इंटेंसिटी का कर्व ड्रॉ करें, तो बस आपको कर्व याद रखना है, क्योंकि हम इसका फिर एम्पलीट्यूड देखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो जाएगी बेटा। तो आप अगर इसे एब्जॉर्ब करेंगे तो इसका जो इंटेंसिटी का वेरिएशंस होता है वो कुछ आपको गिवन डायग्राम के अकॉर्डिंग होगा। जैसे जैसे हम सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाएंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड, किसी भी साइड, हमें इंटेंसिटी में पहला तो ये इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी या सेंट्रल इंटेंसिटी, ये मैक्स होनी है। अब जैसे जैसे दूर जाएंगे उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज होगी? क्योंकि आई हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशन, तो एम्पलीट्यूड उस अकॉर्डिंग वेरी करने वाला है, ठीक है। और दूसरी इंटेंसिटी आप याद रखेंगे, इसका वैल्यू डायरेक्ट I0/22 होती है, थर्ड इंटेंसिटी I0/16 होती है और 61 होती है, ये दोनों साइड वेरी होगा। तो इंटेंसिटी ड्रास्टिकली चेंज होता चला जाएगा, हाँ या ना? क्लियर है? अब हम इसके विड्थ की भी बारे में थोड़ा एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो विड्थ भी, अगर इंटेंसिटी अलग है तो विड्थ भी क्या सेम होगा? हमने इंटरफेरेंस में जो देखा था उसका विड्थ क्या था? सभी का विड्थ सेम था, लेकिन डिफ्रैक्शन में जो विड्थ फॉर्म होगा सबका विड्थ सेम होगा क्या? तो सबका विड्थ अलग अलग होगा बेटा। क्या होने वाला है? सबका विड्थ अलग अलग होने वाला है। इंटेंसिटी के बाद हम बात कर लेते हैं विड्थ की। तो विड्थ कैसा होना है? अगर विड्थ की बात करें तो देखो, इस वाले रीजन में इंटेंसिटी ज़्यादा फॉल हो रही है, इस वाले रीजन में इंटेंसिटी की वापस अगर बात कर ले तो सबका विड्थ चेंज हो जाएगा बेटा। एक तो इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी जैसे जैसे सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाएंगे, और जैसे जैसे सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाएंगे तो फ्रिंज विड्थ भी
डिफर करेगा, हर जगह के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है। अब कुछ बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फॉर फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट। ठीक है, डिफ्रैक्शन में और इंटरफेरेंस में कुछ अंतर है। क्या अंतर है भाई? पहला अंतर यह है कि दिस फेनोमेना ऑफ सुपर, दो वेव अगर सुपर इम्पोज करके इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोलो भाई। दो वेव मोनोक्रोमेटिक सोर्स से या फिर कोहेरेंट सोर्स से अगर, दिस इज अ फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कोहेरेंट सोर्स, दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्स से मीट करके ये फॉर्म हो रहा था क्या? और ये क्या होगा? दिस इज अ फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट। एक ही वेव फ्रंट के दो अलग अलग पार्ट से निकल के आ रहा है कि नहीं? क्योंकि एक ही स्लेट है। ठीक है, ये एक ही वेव फ्रंट से निकल के आ रहा है, और वो क्या था? दो अलग अलग वेव फ्रंट से निकल के आके सुपर इम्पोज हो रहा था। हाँ या ना? आगे बढ़े, अगले पॉइंट की बात कर लें। इन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑल ब्राइट लाइंस आर एक्चुअली इक्वल ब्राइट एंड इक्वल स्पेस्ड। सभी ब्राइट लाइट का स्पेस, अभी हमने डिस्कस करा, स्पेस फ्रिंज विड्थ क्या होगा? सेम होगा। लेकिन इसमें ऑल ब्राइट लाइंस आर नॉट इक्वली ब्राइट, सभी लाइंस इक्वली ब्राइट नहीं होंगी। ब्राइटनेस एंड विड्थ गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ते चला जाएगा उसका विड्थ क्या होते चला जाएगा? कम होते चला जाएगा। ऑल डार्क लाइन्स आर टोटली डार्क, जितनी भी डार्क लाइन्स होंगी सभी कंप्लीट डार्क होंगी। इसमें डार्क लाइन्स आर परफेक्टली डार्क। देयर कॉन्ट्रास्ट विद ब्राइट लाइन्स एंड विड्थ गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन के हिसाब से इसका कॉन्ट्रास्ट भी क्या होता चला जाएगा? चेंज होता चला जाएगा। इन इंटरफेरेंस बैंड आर लार्जर इन नंबर, इसमें लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स देखने को मिलते हैं, इसमें कम नंबर ऑफ बैंड्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि कॉर्नर पे होगा तो सिर्फ उसी पोर्शन का हमें बैंड मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी एक और, रिले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत रेजोल्यूशन की। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या होता है? किसी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, वो क्या करता है? हमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो कोई पेड़ का पत्ता है, ठीक है, दो पेड़ के पत्ते हैं, अगर आप उसे नजदीक से देखते हो तो क्या होगा बेटा? दोनों अलग अलग दिखेगा ना। अगर किसी पेड़ को आप दूर से देख रहे हो तो क्या आप दो पत्ते को डिस्टिंग्यूज कर पाओगे कि दो अलग अलग पत्ता है? इसे एक्सप्लेन करने के लिए रिले ने कुछ एक्सप्लेन करा। उन्होंने बोला कि देखो भाई, जो हम किसी ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व तब कर सकते हैं, रिजॉल्व करने का एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो देखेंगे, कंडीशन ये है कि व्हेन ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज इमेजिन्ड बाय एन ऑप्टिकल सिस्टम विद अ सर्कुलर अपर्चर द इमेज इन एरे डिस्क। सबसे पहला चीज, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, चाहे हमारा आंख क्यों नहीं हो, उसका इमेज कैसा होता है? एरे डिस्क होता है। कैसा होता है? एरे डिस्क होता है। इफ टू पॉइंट आर वेरी क्लोज, अगर मान लो दो पॉइंट है बहुत नजदीक नजदीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आप अलग अलग देख पा रहे हो, जो अभी आपके सामने है तो देख पा रहे हो, देयर एरे डिस्क विल ओवरलैप एंड वी मे नॉट एबल टू रिजॉल्व देम। ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, अब मुझे बताओ क्या इन दोनों पॉइंट्स को आप अलग अलग देख पा रहे हो? हाँ या ना? नहीं देख पा रहे हो ना? क्यों? क्योंकि हमारा आई जो है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जा रही हैं, जिसकी वजह से हम इसे रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हम दोनों इमेज को डिस्टिंग्यूज नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने बोला भाई डिस्टिंग्यूज कैसे कर पाएंगे, ये बता दो फिर। ठीक है, तो सभी पॉइंट से क्या आता है? वेव आता है। ठीक है, क्या आता है? वेव आता है। वेव मान लो वहां से टकरा के रिटर्न आ रहा होगा, दोनों पॉइंट जो मैंने ड्रॉ करा था काफी नजदीक नजदीक, मान लो दोनों पॉइंट से आपके आंख पे क्या जा रहा है? वेव निकल के जा रहा है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को रिजॉल्व करके हम तब देख सकते हैं। टू पॉइंट आर जस्ट रिजॉल्व्ड बाय एन ऑप्टिकल सिस्टम व्हेन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू वन फॉल ऑन फर्स्ट मिनिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अदर। अगर मान लो पहले वाले का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे वाले के फर्स्ट मिनिमा से ओवरलैप करे, तब हम दो पॉइंट को रिजॉल्व कर पाएंगे। इसे हम बोलते हैं रिले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन। किसी दो ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट तब देख सकते हैं जब पहले का सेंट्रल मैक्सिमा एक ऑब्जेक्ट का दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पे लाई करे, तब हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसे आप याद रखेंगे, इसे हम रिले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं। अब हम रेजोल्यूशन की बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं रिजॉल्विंग पावर की भी। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है भाई? बोलो, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? रिजॉल्विंग लिमिट के रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। क्लियर है? रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? रिजॉल्विंग लिमिट के रेसिप्रोकल को बोला जाता है रिजॉल्विंग पावर। अब रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है? तो देखें आप, अ नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड एज कंसिक्वेंस ऑफ लाइट डिफ्रैक्शन
फ्रॉम ए सोर्स, ठीक है। एक सोर्स से अगर मान लो डिफ्रैक्शन हो रहा है तो बहुत सारी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी या नहीं। इफ टू सोर्स आर सेपरेटेड सच दैट देयर सेंट्रल मैक्सिमा डू नॉट ओवरलैप दैट इमेज विल बी डिस्टिंग्विश्ड, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। एंड सेड टू बी रिजॉल्व्ड, ठीक है। अगर एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के सेंट्रल मिनिमा पे ओवरलैप करता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों इमेज रिजॉल्व्ड है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू नेबरिंग पॉइंट। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एबिलिटी, ताकि वो दो अलग अलग पॉइंट्स को क्या कर पाए, डिस्टिंग्विश कर पाए। क्लियर है। अब हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो रे ऑप्टिक्स में हमने दो इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिया था, इसका डिस्कशन अपन लास्ट में करने वाले हैं। अभी दो इंस्ट्रूमेंट जो जिसके बारे में हमें पढ़ना है, एक माइक्रोस्कोप और दूसरा टेलीस्कोप। इन दोनों की रिजॉल्विंग पावर के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम माइक्रोस्कोप को देखें तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस एट विच दे आर जस्ट डिस्टेंट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग लिमिट, ठीक है। दो लाइंस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जिसके लिए उसे हम क्या कर सके, अलग अलग देख सके, उसे हम क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग लिमिट, ठीक है। और इसी के रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग लिमिट क्या होता है, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस, ताकि हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकें, उसे हम क्या बोलेंगे, रिजॉल्विंग लिमिट। तो माइक्रोस्कोप के लिए जो कैलकुलेट किया जाता है रिजॉल्विंग लिमिट, वो होता है 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रिजॉल्विंग पावर होता है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 डी। आप इसे डायरेक्ट याद रखेंगे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप होता है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। तो आप देख सकते हैं रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से आप एक चीज याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ लैम्डा क्या है भाई, वेवलेंथ है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव जो देख रहा है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। थीटा क्या है, हाफ द एंगल ऑफ कोन ऑफ, देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना 2 थीटा, ठीक है। ये मान लो दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, दोनों को हमें अलग अलग देखना है, तो इनके बीच का अगर एंगल 2 थीटा है तो उसके एंगल का आधा एंगल ही कंसिडर करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अगर थीटा हो तो आप यहाँ थीटा बाई 2 कंसिडर करेंगे उस कंडीशन में, अगर परपेंडिकुलर से एंगल अगर आपको लेना हो तो, हाँ या ना। अब हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट की बात कर लें, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है, दूर की चीज़ों को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब दूर की चीज़ों को अगर हमें अलग अलग देखना हो तो स्मॉल अपर्चर सेपरेशन, इसके लिए एंगुलर विड्थ आएगा क्या, क्योंकि इसका अपर्चर सर्कुलर होने वाला है, तो एंगुलर विड्थ डी थीटा हम बोलेंगे इसके कंडीशन में। इसका रिजॉल्विंग लिमिट क्या होगा, स्मॉल सर्कुलर अपर्चर सेपरेशन डी थीटा बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच का जो सर्कुलर डिस्टेंस होने वाला है, क्या, एंगुलर सेपरेशन होने वाला है डी थीटा, इसे हम बोलेंगे इसका रिजॉल्विंग लिमिट। और डी थीटा का रेसिप्रोकल को क्या बोलेंगे, रिजॉल्विंग पावर। तो डी थीटा की जो वैल्यू हम टेलीस्कोप के लिए कैलकुलेट करते हैं वो भी आता है 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ से इसका रिजॉल्विंग पावर कितना हो जाएगा भाई, 1 अपॉन डी थीटा, जो कि ए डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा होगा। ए क्या होगा भाई, इस अपर ऑब्जेक्टिव का अपर्चर यानी टेलीस्कोप का अपर्चर। क्या आपको क्लियर है, हाँ या ना। तो यहाँ पे हमारा रिजोल्यूशन टेलीस्कोप होता है क्लियर। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच जाता है इस चैप्टर का, पोलराइजेशन। तो क्या होता है भाई पोलराइजेशन, कोई मुझे बताएगा? तो आइए देखते हैं क्या होता है पोलराइजेशन। तो अपने पास एक इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी पहले से पता है। क्या पता है भाई कि लाइट क्या होता है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये चीज़ें हमें पहले से पता है क्या, तो हाँ भाई लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देख लिया था। क्या देखा था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और ये परपेंडिकुलर होता है वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट के, ठीक है। यहाँ पे हमने एक और चीज़ डिस्कस करा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो है तो वेव है, तो इसकी एक इक्वेशन होगी ई नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ या ना। ई नॉट क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड बी को हमने क्या लिखा था, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के वाई, इसके परपेंडिकुलर होगा तो ये वाई डायरेक्शन के अलॉन फ्लो कर रहा होगा, तो इसका इक्वेशन ये हो जाएगा। यहाँ हमने एक और चीज़ देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बी नॉट, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल होती है, हाँ या ना। हमने लिखा था ई नॉट इक्वल्स टू सी टाइम्स बी नॉट,
ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के टाइम्स ये कम होती है। मतलब अगर मान लो इसका एम्पलीट्यूड, ये इसका साइनोसाइडल वेव है, तो कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं क्या? तो हाँ भाई कर सकते हैं, तो हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये अपना साइनोसाइडल वेव है, सिमेट्रिक आप कंसिडर कर लेना, ठीक है। अगर इसके कंपैरिजन में मैग्नेटिक फील्ड अगर हम ड्रॉ करें तो क्या ये हमें दिखाई भी नहीं देगा क्या? तो हम इसे डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप मुझे एक चीज़ बताएं, एक और चीज़, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, अगर मान लो कोई पॉइंट सोर्स है तो वहाँ से हर एक डायरेक्शन में निकल रहा होगा ना 3D में, हाँ या ना? तो अपने पास एक लाइट है जो कि 3 डायमेंशनली निकल रहा है, ये हमें नहीं पता है कि ये कैसा वेव है, इसका इक्वेशंस अभी हम कंसिडर करते हैं कि हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे लाइट किस तरह का वेव है? तो पोलराइजेशन वो टेक्निक है जिसके हेल्प से हम बता सकते हैं कि लाइट जो अपना है वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। क्या है बेटा? ट्रांसवर्स वेव। अब क्या करते हैं देखते हैं, आइए, ठीक है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि लाइट एक वेव है, लेकिन ये इफेक्ट हमें ये नहीं बताती ना कि लाइट किस तरह का वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है। तो पोलराइजेशन एक फेनोमेना है जो क्या एक्सप्लेन करता है हमें, जो बताता है कि लाइट हमारा ट्रांसवर्स वेव है। अब पोलराइजेशन कैसे होता है, क्या होता है देखते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट, लाइट दो तरह का होता है, एक अनपोलराइज्ड लाइट और दूसरा पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है? एक ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ वेव्स इमिट कर रहा होता है। एटम, मान लो कोई सोर्स है, सोर्स के पास एटम होगा, ठीक है, वो एटम लार्ज नंबर ऑफ लाइंस को इमिट कर रहा होगा, ठीक है। ईच एटम प्रोड्यूसेस अ वेव एंड इट्स ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सो ऑल डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ई जो यहाँ से निकल रहा है, मान लो ये अपने पास सोर्स है भाई, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही हैं वो हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली निकल रही है कि नहीं? अगर हाइजन की हम थ्योरी को कंसिडर करें तो ये वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे इक्वल डिस्टेंस पे, सेम वेव फ्रंट होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पे लाइट इक्वली डायरेक्शन में, अगर मान लो कोई सोर्स है जो हर एक डायरेक्शन में लाइट को इमिट कर रहा है, वैसे रेज को क्या बोलेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट। और ऑर्डिनरी रेज, ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब क्या होगा, ये मान लो दो पोलराइज लाइट, एक वेव फ्रंट से दो लाइट निकल रही हैं, दोनों सुपर इम्पोज होके एक फाइनली एक वापस से एक रिजल्टिंग वेव प्रोड्यूस कर रही होगी, नहीं कर रही होगी बेटा? कर रही होगी। तो इस लाइट को भी हम क्या बोलेंगे? अनपोलराइज लाइट बोलेंगे, हाँ या ना? ठीक है। ऑर्डिनरी अनपोलराइज लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन सिमेट्रिक होता है और सारे डायरेक्शन में होता है और परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होता है। हमने अभी देखा ई परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू के क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है या वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट का डायरेक्शन है। ये बातें हमें मैक्सवेल ने बताई थी, ये चीज़ें हमें पता है, ठीक है। अब पोलराइजेशन क्या होता है? द फेनोमेना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। अगर मान लो लाइट कोई सोर्स है, वो सारे डायरेक्शंस में लाइट इमिट कर रहा है, उसमें से किसी एक डायरेक्शन को अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दें, एक डायरेक्शन को अलाउ करके बाकी सारे डायरेक्शंस में लाइट को जाने से रेस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है, तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं क्या? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें लाइट को हम सारे डायरेक्शंस में नहीं जाने देते हैं, हम किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाने देते हैं। क्लियर है? तो ये क्या करता है? बाकी लाइट्स को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और ब्लॉक करके जो सिंगल रे ऑफ लाइट निकल के आ रही है ना, उससे हम ऑब्जर्व करते हैं और हम उससे बताते हैं कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ट्रांसवर्स है। तो द फेनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर क्या करना? लाइट को रेस्ट्रिक्ट करना, लाइट के वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करना। और कौन से फील्ड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं? एक और चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, तो हम यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है और हम मैग्नेटिक फील्ड को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने दिया और बाकी डायरेक्शंस में हमने इसे क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है। पोलराइजेशन में क्या होता है बेटा? इन पोलराइजेशन द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर अकर इन प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है? जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रहा होता है उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हमने अभी देखा कि के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ई का डायरेक्शन होता है, ठीक है। और इसे हम क्या करते हैं? सारे डायरेक्शंस में होगा, हम इसे किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइन कर देते हैं, हाँ या ना? किसी सिंगल डायरेक्शन में इसे कन्फाइन कर देते हैं,
ठीक है, और ये अब लाइट रे क्या रह जाता है, सिमेट्रिक नहीं रह जाता, यानी ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं रह जाता। पहले लाइट क्या था, सिमेट्रिक था, सभी डायरेक्शंस में निकल रहा था। तो हम ऐसा भी इसे डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि हमने क्या करा, सिमेट्रिक लाइट को असिमेट्रिक बना दिया। इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन, हाँ या ना। तो पोलराइजेशन के बाद वाइब्रेशन जो होता है वो कैसा हो जाता है, असिमेट्रिक हो जाता है, अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्लियर है। अब हम अगला टर्म बात कर लेते हैं, ये पोलराइजेशन होता कैसे है। तो ये पोलराइजेशन होता है पोलराइजर के हेल्प से। पोलराइजर क्या होता है, एक ऐसा सबस्टांस होता है जो पोलराइजेशन करता है, लाइट का पोलराइजेशन करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, टॉर्मालिन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म, ठीक है, और इन दोनों को हम पोलरवाइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पोलरवाइड, ठीक है। तो टॉर्मालिन क्रिस्टल क्या होता है, जब लाइट को हम किसी टॉर्मालिन, एक तरह का मटेरियल होता है टॉर्मालिन क्रिस्टल, टॉर्मालिन से बना होता है, ठीक है, जब लाइट को हम इसके थ्रू पास करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, कट पैरेलल टू इट्स ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू टॉर्मालिन क्रिस्टल कट पैरेलल टू इट्स ऑप्टिकल एक्सिस, अगर किसी टॉर्मालिन क्रिस्टल को हम ऑप्टिकल एक्सिस से कट करके उसे लाइट को पास करें, तो द वाइब्रेशन ऑफ लाइट कैरिंग आउट अ टॉर्मालिन क्रिस्टल आर कन्फाइंड ओनली टू वन डायरेक्शन। जो लाइट रे होंगी वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कन्फाइंड हो जाएंगी, यानी असिमेट्रिक से असिमेट्रिक हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। और कौन से डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। द इमर्जेंट लाइट फ्रॉम द क्रिस्टल इज साइड टू बी प्लेन पोलराइज्ड, और उसमें से जो लाइट बाहर निकल रहा होगा, फिल्टर होने के बाद जो लाइट बाहर निकल रहा होगा, उस लाइट को हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। निकोल प्रिज्म भी सिमिलरली एक वैसा ही मटेरियल होता है, पोलराइजर होता है। एंड निकोल प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन एंड डिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। निकोल प्रिज्म का यूज हम क्या करते हैं, लाइट को डिफ्लेक्ट करने के लिए भी करते हैं, और प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं। पोलराइज लाइट क्या होता है, असिमेट्रिक लाइट, ऐसा लाइट जिसे हमने फिल्टर कर दिया, बाकी पार्ट्स को उसका कट करके एक सिंगल यूनिफॉर्म पार्ट को हमने जाने दिया, उसे क्या बोलेंगे, निकोल प्रिज्म। अब हम बात कर लेते हैं पोलरॉइड का। तो पोलरॉइड एक थिन कमर्शियल शीट होता है, जिसे जो सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, विच मेक यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन टू प्रोड्यूस एन इंटेंस बीम ऑफ लाइट। अगर उसके ऊपर हम एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट डालें तो वो क्या करेगा, एक बीम को छोड़ के बाकी सारे बीम को एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर हम बोले फिल्टर कर देगा बाकियों को, जैसे निकोल प्रिज्म कर रहा था, टॉर्मालिन क्रिस्टल कर रहा था, सिमिलर वही काम ये भी करता है क्या, हाँ या ना। आगे देख ले भाई, अगली चीज है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अगर मान लो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, द प्लेन इन विच द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन लाइज इज नोन एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जिस डायरेक्शन में लाइट रे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है, उस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर है। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, अ प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। अगर मान लो ये हमारा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, तो इसके परपेंडिकुलर एक हम दूसरा प्लेन होगा, ये प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जिसमें कोई वाइब्रेशन अकर नहीं होता, इसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ऐसा प्लेन जिसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और ऐसा प्लेन जिसमें वाइब्रेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, हाँ या ना। तो आप यहाँ देख लें, अपने पास एक ऑन पोलराइज लाइट है, हाँ या ना, ये सोर्स है, यहाँ से सिमेट्रिकली लाइट रे निकल रही होंगी, ये हमारा पोलराइजर है, ये हमारा डिवाइस है जिसके थ्रू लाइट को हम पास करेंगे। तो क्या करेगा ये बाकी लाइट को नहीं जाने देगा, सिर्फ किस लाइट को जाने देगा, इस वाले लाइट को जाने देगा क्या, हाँ या ना, ठीक है। सिर्फ इसमें एक पतला सा मान लो हमने सिट, ठीक है, हमने लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करा, बाकी को इसने फिल्टर कर दिया, इस लाइट को इसने पास करने दिया। अब ये लाइट रे क्या हो रहा है, इस पोलराइजर से पास हो रहा है, हाँ या ना। अब ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है प्लेन, जो पेपर में जो प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन कौन सा है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, ठीक है। और अगर यहाँ बात करें तो लाइट सभी डायरेक्शन में 3D इमिट हो रहा होगा, ये अनपोलराइज लाइट जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ या ना। अब इसके परपेंडिकुलर ये जो प्लेन आपको दिख रहा है EFGH, ठीक है, ये प्लेन क्या है, ABCD के परपेंडिकुलर है, और इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइट है, इसमें कोई वाइब्रेशन है क्या, इस डायरेक्शन के अलावा कोई वाइब्रेशन है, नहीं है। तो ऐसा प्लेन जिसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। अब इस क्रिस्टल के थ्रू जब हमने पास करा तो इसने बाकी लाइट को क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया, सिर्फ इसी लाइट को पास करने दिया। तो ये लाइट जो निकल रहा है यहाँ से बाहर, इस लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर है क्या, हाँ या ना। आगे बढ़े, ठीक है भाई। अब एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन टू ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट।
पोलराइजेशन ऑफ लाइट को हम एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं और यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट किस तरह का वेव है। ठीक है, हमने क्या करा, दो टर्मालिन क्रिस्टल को लिया, ठीक है, पैरेलली कट कर दिया, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से इसे हमने पैरेलली कट कर दिया, ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस से उसे हमने कट कर दिया। अब क्या करा, हमने यहाँ से एक लाइट रे को लिया, ठीक है, स्लिट के हेल्प से हमने क्या करा, लाइट को इससे पास कराया। तो यहाँ पे कौन सा लाइट रे जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। डॉटेड वाला जो लाइट आपको दिख रहा है ये बाकी डायरेक्शंस में जो अवेलेबल है वो वाला, इसमें कोई वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है। जब हम इसे टर्मालिन क्रिस्टल से, ये डॉटेड है, मान लो ऐसा समझो परपेंडिकुलरली भी लाइट ऐसे सभी डायरेक्शंस में होता है ना, तो समझो कि लाइट रे ये वाली आ रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन के अलोन परपेंडिकुलर टू प्लेन भी ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन जब ये इस क्रिस्टल से पास होगा तो ये डॉटेड वाली लाइन क्या हो जाएंगी बेटा, ये क्या गायब हो गई क्या, हाँ या ना। तो इसने टर्मालिन क्रिस्टल ने लाइट को क्या कर दिया, बोलो भाई क्या कर दिया, इसने पोलराइज कर दिया क्या, इसी फेनोमेना को पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इसने लाइट को क्या करा, पोलराइज कर दिया। अब ये पोलराइज लाइट यहाँ से बाहर निकल रहा है। फर्स्ट होल्ड द क्रिस्टल ए नॉर्मली टू द पाथ ऑफ बीम ऑफ कलर लाइट, ये कलरफुल लाइट है, ठीक है, मान लो यहाँ से कलरफुल लाइट जा रहा है, ठीक है, हमने क्या करा, इसको नॉर्मली रखा। इस एक पोलराइज़र जो अपना है, कौन सा पोलराइज़र हमने यूज़ किया है, टर्मालिन क्रिस्टल यूज़ करा है, इसको हमने पहले लाइट के नॉर्मली रखा, ठीक है, टू द पाथ ऑफ बीम। द इमर्जेंट बीम विल बी स्लाइटली कलर्ड। हम ऐसा देखेंगे कि जो इससे लाइट रेज बाहर निकल रही हैं वो स्लाइटली कलर्ड है, मतलब इसका कलर थोड़ा सा क्या हो गया, फेड हो गया है। अब हम क्रिस्टल को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं अलॉन द लाइन पीओ, ठीक है। हमने मान लो ये क्रिस्टल है ना, इसे थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया, क्लियर है, हाँ या ना। अब ये क्रिस्टल हमें ऐसा दिखेगा क्या, बोलो भाई, क्या ये क्रिस्टल ऐसा दिखेगा। हमने जब इसे रोटेट कर दिया, नो चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द इमर्जेंट बीम ऑफ लाइट, हम क्या देखेंगे कि उसके इंटेंसिटी और कलर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्लियर है, हाँ या ना। जब हमने इसे सीधा रखा, परपेंडिकुलर टू प्लेन रखा, तो हमने क्या देखा कि ये जो इमर्जेंट बीम था वो स्लाइटली कलर्ड हो गया, ठीक है। ऑर्डिनरी रे को हमने जब इंसिडेंट करा तो क्या हो गया, स्लाइटली कलर्ड हो गया, क्योंकि कुछ उसके लाइट रेज के जो कुछ वेवलेंथ थे वो क्या हो गए, फिल्टर हो गए, क्लियर है क्या। अब हमने क्या करा, हमने एक दूसरा क्रिस्टल लिया बी, ठीक है, और इसे हमने ये जो पोलराइज लाइट है इसके पाथ में रख दिया, नॉर्मल मतलब इसके पैरेलल, बी को हमने क्या करा, ए के पैरेलल रखा, क्लियर है, सो दैट इट्स एक्सिस इज पैरेलल, ठीक है। हमने क्या करा, ए के पैरेलल रखा। द बीम लाइट पासेस थ्रू बोथ द क्रिस्टल एंड आउटकमिंग लाइट अपीयर्स कलर्ड। इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, जो लाइट रेज यहाँ से आ रही होंगी, अब तो ये ऑलरेडी फिल्टर्ड है, बी को फिल्टर करने की जरूरत है क्या, तो बिल्कुल नहीं, ये लाइट रे एज इट इज पास हो जाएंगे, क्योंकि दोनों क्रिस्टल क्या है, एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है। अब अगले कंडीशन में क्या करेंगे, क्रिस्टल बी को हमने ओपी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया। इस क्रिस्टल बी को जब हम रोटेट करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई लाइट आ ही नहीं रहा है, ठीक है, हाँ या ना। हमने ऐसा ऑब्जर्व करा, जब क्रिस्टल बी को हमने रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, तो हमने देखा कि कोई भी लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी लाइट रे नहीं। थीटा एंगल से जब हम रोटेट करेंगे तो हम सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी इंटेंसिटी जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब एक्सिस दोनों का एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ए के परपेंडिकुलर अगर बी हो जाए, ए अगर ऐसा है बी अगर ऐसा है, तो उस कंडीशन में हमें कोई लाइट देखने को नहीं मिलता है, क्लियर है। इफ द क्रिस्टल बी इज फर्दर रोटेटेड लाइट अपीयर्स, एक बार फिर से 90 के बाद फिर से अगर मान लो हम एक्स्ट्रा रोटेट कर दिए, फिर हमें लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। जब हम 90 पे वापस पहुंचेंगे तो दोनों पैरेलल हो जाएगा, फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर अगर हम इसे रोटेट कर दे फर्दर 90 डिग्री से, तो वही चीज रिपीट होती रहेगी, हाँ या ना, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट क्या कंफर्म करता है, ये यही कंफर्म करता है कि लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव होता तो कोई फर्क पड़ता क्या, ये इस डायरेक्शन के अलोन तो मूव करता जाता, इसमें ऑसिलेशन होता जाता, लेकिन ये ट्रांसवर्स वेव है, तभी तो रोटेशन के वजह से ये उससे पास नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो पोलराइजेशन क्या प्रूफ करता है भाई, कि लाइट जो है अपना वो ट्रांसवर्स वेव है। क्या आप सबको क्लियर है, पोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट, पोलरॉइड, पोलराइजर, क्लियर है। तो पोलराइजर जनरली हम क्या क्या यूज़ करते हैं भाई साहब, हमने यूज़ किया टॉर्मालिन क्रिस्टल और निकोल प्रिज्म, तो इसे आप याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो हमने टॉपिक 2 छोड़ दी थी, कहाँ पे छोड़ दिया था भाई, हमने इस टॉपिक को रे ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ा था,
हमने बोला था कि लास्ट टाइम में हम जब वेव ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे होंगे उसके लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा था, क्या क्या, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप पढ़ा था, लेकिन हमने वेव ऑप्टिक्स में उसका क्या पढ़ा था, हमने उसका क्या पढ़ा था भाई, बोलो, रिजॉल्विंग पावर पढ़ा था। क्या पढ़ा था, रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट होता है। रिजॉल्विंग लिमिट क्या होता है, दो डिस्टिंक्ट पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस का एंगुलर सेपरेशन होता है उसे हम बोलते हैं क्या, रिजॉल्विंग लिमिट। अगर एक्चुअल डिस्टेंस हो तो माइक्रोस्कोप के लिए बोलते हैं, अगर एंगुलर हो तो उसे टेलीस्कोप के लिए बोलते थे, हाँ या ना। अब यहाँ हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाई करने का मतलब क्या होता है, जूम करना, जूम करके दिखाना। तो दो चीज़ें हमें पढ़नी थी, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तब बात कर लेते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप किसी आसपास की चीज़ों को थोड़ा बहुत जूम करके दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सिंपली एक कन्वर्जेंट लेंस होता है। कौन सा लेंस कन्वर्जेंट होता है भाई, क्या कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो किसी भी कॉन्वेक्स लेंस को बोल देंगे क्या, तो हाँ सर बोल सकते हैं, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह कब बिहेव करता है कोई भी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखें तो वो हमें वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज फॉर्म करके देता है, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करके देता है। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो ये हमें कैसा इमेज देगा, मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज फॉर्म करके देगा। और उसी को हम बोलते हैं कि भाई माइक्रोस्कोप ने क्या करा, उसे जूम कर दिया, हाँ या ना। तो यहाँ पे तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा इमेज फॉर्म करता है, तो वर्चुअल इमेज होता है, मैग्नीफाइड इमेज होता है और इरेक्ट इमेज होता है। इरेक्ट मतलब सिर ऊपर होगा, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा होगा, वर्चुअल मतलब स्क्रीन पे ओबिटेट नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़े, इसकी मैग्नीफाइंग पावर की बात कर ले तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है भाई, विजुअल एंगल विद द इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे एंगल होगा, क्यों, क्योंकि हम मैग्नीफाई कर रहे हैं ना। विजुअल एंगल विद द इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम विजुअल एंगल ऑफ अनएडेड आई। अनएडेड आई जो एंगल फॉर्म करेगा और जो ऐड करने के बाद फॉर्म करेगा, दोनों का रेशियो होगा। तो यहाँ से देखो ये बीटा एंगल है क्या, और एफ के पास एक दूसरा एंगल फॉर्म हो रहा है क्या, तो ये बीटा, और इसे अगर हम अल्फा बोल दें, क्या बोल दें, अल्फा बोल दें, तो ये जो होगा हमारा बीटा और अल्फा का रेशियो होगा। क्लियर है, एडेड आई और अनएडेड आई का विजुअल एंगल जो फॉर्म होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइंग पावर बोलेंगे। तो यहाँ से अगर इस ट्रायंगल से देखें, ये क्या हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है, ये डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस v है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है। हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि i इसके अपर्चर के पास ही है, तो ऑलमोस्ट हम v के इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। लिटिल बिट इसमें करेक्शन होगा। क्लियर है, तो यही अगर यहाँ से टेन थीटा दोनों का लिख दे तो क्या h अपॉन यू हो जाएगा और दूसरा वाला h अपॉन डी हो जाएगा क्या, हाँ या ना, बोलो भाई। इसे थोड़ा सा हमने और बढ़ा दिया तो इसे हमने d बोल दिया। क्लियर है, अपर्चर से i जितने डिस्टेंस पे होगा उसे हमने d बोल दिया। वैसे हम i को इसके पास ही रखते हैं क्लियरिफिकेशन, ज़्यादा क्लियर इमेज देखने के लिए। क्लियर है, तो h क्या हो जाएगा भाई, बोलो क्या कैंसिल होगा क्या, हाँ या ना, कैंसिल होगा। अगर दोनों इक्वल हुआ उस कंडीशन में तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। अगर इक्वल नहीं हुआ तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्या हम h अपॉन माइनस एच अपॉन यू इंटू एच अपॉन डी लिख सकते हैं क्या, डिवाइडेड बाई h अपॉन डी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर h दोनों सेम हुआ तो h से h क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है, ये d अपॉन यू के इक्वल आ जाएगा क्या, हाँ या ना। ठीक है, ये कौन सा कंडीशन है, ये इसका मैग्नीफाइंग पावर। इसमें भी दो कंडीशंस होते हैं बेटा। पहला कंडीशन, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा हो तो v की वैल्यू क्या इन्फिनिटी हो जानी है, v की वैल्यू इन्फिनिटी हो जानी है। मिरर फार्मूला लगा दे तो माइनस वन अपॉन माइनस यू, यानी वन अपॉन यू वन अपॉन एफ के इक्वल हो जाएगा। u किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, f के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें जो हमने फार्मूला कैलकुलेट करा, u को किसके इक्वल पुट कर देंगे, f के इक्वल पुट कर देंगे। इस कंडीशन में अगर इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा होगा तो उसका मैग्नीफाइंग पावर d अपॉन एफ होगा। d क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड i, डिस्टेंस बिटवीन आई एंड इमेज, और f क्या होना है, उसका फोकल लेंथ। किसका भाई, लेंस का। कौन से लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। क्लियर है, इफ द इमेज इज एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, अगर मान लो क्लियर विजन के मिनिमम डिस्टेंस पे हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्या हम v को माइनस डी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो v को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, d से रिप्लेस कर दिया। तो ये फॉर्मूला v इक्वस टू माइनस डी और u इक्वस टू नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम इसे पुट कर दें तो ये 1 प्लस डी अपॉन एफ हो जाएगा। इसमें 1 ऐड कर देने वाले हैं। क्लियर है क्या आपको, हाँ या ना, यहाँ तक कोई डाउट
क्लियर है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप अपना हो गया। अब बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने क्या करा, दो चीज़ें ले ली, दो लेंस लिया। दोनों लेंस कैसा है, दो कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब इसका प्रिंसिपल कैसे होता है, देखो दो चीज़ें हैं अपने पास। पहला, ये जो लेंस होता है इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए क्योंकि इसी के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। पहला लेंस से क्या होता है, पहला लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, पहला लेंस एक इमेज फॉर्म करता है। ये मान लो अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो इस पहले लेंस ने ए डैश बी डैश यहाँ पे इमेज फॉर्म करा। क्लियर है? ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी, ये हाइट ऑफ इमेज एच आई है, फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस, इसे इमेज को पता है, हम दोनों को दो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, डी डिस्टेंस पे रखते हैं। डी डिस्टेंस कुछ इस तरह से होता है क्योंकि जो इमेज पहला वाला लेंस फॉर्म करे, क्या करे, पहला वाला लेंस जो इमेज फॉर्म करे वो दूसरे वाले के ऑप्टिकल सेंटर सी और इसके फोकस एफ के बीच में लाई करना चाहिए। हाँ या ना? ये पहले वाले का फोकस यहाँ है, प्राइमरी फोकस। अगर पहले वाले का फोकस हम यहाँ कंसिडर करें तो इस दूसरे वाले का फोकस यहाँ है, ऐसा आप समझ लो। ये कहाँ लाई करना चाहिए, दूसरे वाले लेंस के फोकस के बीच में लाई करना चाहिए। अगर मान लो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच आपको एक इमेज बन रहा है इन्वर्टेड, तो क्या ये दूसरा वाला लेंस इसका इनलार्ज इमेज फॉर्म करके यहाँ देगा या नहीं देगा? देगा, तो ये हमें फाइनल इमेज बनेगा। क्या आपको क्लियर है? ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस एक इमेज बनाता है, वो इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए, आईपीस के लिए, इसे हम आईपीस बोलते हैं, जो आई के पास होता है, आंख के पास होता है, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और उस ऑब्जेक्ट का वापस एक और इमेज बनता है, मतलब इमेज का इमेज बनता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। क्या क्लियर है आपको? जैसे हम लेंस पढ़ रहे थे ना, लेंस का पहला सरफेस एक इमेज बना रहा था, वो इमेज दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा था, वैसे ही इसमें लेंस, ये दोनों मिलके जो इमेज बना रहा है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करने वाला है। क्या आप सबको क्लियर है? यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो अपर्चर होता है आईपीस का वो ज्यादा होता है। क्यों होता है? ताकि इससे लार्ज नंबर ऑफ लाइट रेज आ सके। अगर ज्यादा नंबर ऑफ लाइट रेज आएगा तो क्या होगा, लाइट रेज की इंटेंसिटी ज्यादा होनी है, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो लाइट, जो इमेज हमें फाइनली फॉर्म हो, मतलब फाइनल इमेज जो फॉर्म होगा उसकी क्लियरिटी ज्यादा रहने वाली है। क्या रहने वाली है? क्लियरिटी ज्यादा रहने वाली है। तो इसमें जो मैग्निफिकेशन हम देखेंगे, इसका मैग्नीफाइंग पावर होगा, पहले का मैग्निफिकेशन और दूसरे के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका फाइनल मैग्निफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, पहले लेंस ने जो मैग्निफिकेशन करा, इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन, दूसरे ने जो एंगुलर मैग्निफिकेशन करा। और एंगुलर मैग्निफिकेशन हमने अभी देखा था, एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना था भाई, d/u के इक्वल था सिंपल माइक्रोस्कोप वाले कंडीशन में। हाँ या ना? क्लियर है? तो लीनियर मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, v/u हो जाएगा। पहले लेंस की अगर बात करें तो v क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। v0 क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सब्जेक्टिव लेंस। ये दोनों डिस्टेंस कहां से लेनी है, ऑब्जेक्टिव लेंस से लेनी है। v0 और u0 ये सब्जेक्टिव लेंस से लेना है, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस से लेना है, ठीक है। और एंगुलर मैग्निफिकेशन किसी अभी माइक्रोस्कोप का जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में ऊपर देखा वही होगा, क्या, d/ue। अब ue क्या होगा, d तो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा फ्रॉम आईपीस, u क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये डिस्टेंस आईपीस से जो डिस्टेंस है, ue बोल देते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें टोटल मैग्निफिकेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? हाँ या ना? तो क्या आपको सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्लियर है? अब इसमें भी कंडीशंस देख लेते हैं। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे अगर इमेज फॉर्म होता है तो क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा मैग्नीफाइंग पावर hi/h इंटू 1+d/f हो जाएगा। क्या यही वाला कंडीशन अभी हमने देखा था, क्या 1+d/f, ये दूसरे वाले का मैग्निफिकेशन है एंगुलर मैग्निफिकेशन, और पहले वाले का मैग्निफिकेशन hi/ho होगा क्या, या v0/u भी लिख सकते हैं हम इसे, v0/u इंटू 1+d/fe, ठीक है। आपको लेंथ ऑफ ट्यूब भी पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच का जो दो आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब बोलते हैं, और ये v0+ue के इक्वल होगा। हाँ या ना? क्योंकि देखो ये आईपीस से v0 डिस्टेंस पे इस आईपीस ने क्या करा, सबसे पहला इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने v0 डिस्टेंस पे क्या फॉर्म करा, इमेज फॉर्म करा, ये v0 है, और इसने
इसके लिए यू ई डिस्टेंस क्या है भाई, यू ई डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या, हाँ या ना। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, वी नॉट प्लस यू ई हो गया, इसे हम क्या बोल लेंगे, लेंथ ऑफ द ट्यूब। क्या आप सबको क्लियर है। और हम दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे भाई, ऐसा नहीं कि आप इसे डायरेक्शन के साथ पुट कर दे, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की नहीं। क्लियर है क्या। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है उस कंडीशन में v क्या हो जाना है, इन्फिनिटी हो जाएगा क्या। अगर v इन्फिनिटी हो गया, ve अगर मान लो इन्फिनिटी हो गया, तो u e f के इक्वल हो जाएगा या नहीं, हाँ या ना। 1/u इक्वल्स टू 1/f, हमने क्या लगा दिया, लेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया, हाँ या ना। बोलो भाई कर सकते हैं क्या। तो यू ई किसके इक्वल आ गया, एफ ई के इक्वल आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1। इस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ हो जाएगा। क्लियर है। और इस कंडीशन में लेंथ ऑफ द ट्यूब वी नॉट प्लस एफ ई के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें भी साइन कन्वेंशन हम अप्लाई करके वैल्यूज़ को पुट करके हमने क्या करा है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन के साथ प्रॉपर वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। तो अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम बात कर लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक आज का, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है भाई, टेलीस्कोप एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, इमेज को इनलार्ज करके टेरिस्टेरियल या दूर की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं। क्या देखने के लिए यूज़ करते हैं, दूर की चीज़ों को थोड़ा रिजॉल्व करके देखने की ट्राई करते हैं, मतलब क्लियरिटी के साथ देख पाए। हमने इसका रिजॉल्विंग पावर देख लिया था। अब हम यहाँ किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, मैग्नीफाइंग पावर के बारे में। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप 2-3 तरह का होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप, जो हम ज़मीन पे रहने वाली चीज़ों को देखने के लिए अगर यूज़ करें तो उसे क्या बोलेंगे, टेरिस्टेरियल। अगर हमें एस्ट्रोनॉमी मतलब जो हमारे यूनिवर्स की बाकी चीज़ें हैं, जैसे हो गया सन मून, इन चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करें, सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखने के लिए यूज़ करें, तो इसे क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का प्रिंसिपल सेम होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह, इसका जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें हमने क्या करा था, अपर्चर को छोटा लिया था, ऑब्जेक्टिव के अपर्चर को छोटा लिया था, और आईपीस के अपर्चर को बड़ा लिया था। इसमें हम उल्टा कर देते हैं, हमने क्या करा, ऑब्जेक्टिव के अपर्चर को बड़ा ले लिया और आईपीस के अपर्चर को छोटा लिया। क्यों, क्योंकि हमें दूर की चीज़ों को देखनी है, दूर की चीज़ों को क्लियर देखनी है, तो ज़्यादा लाइट आनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी कि मुझे बताओ इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो हमने लिया उसका अपर्चर ज़्यादा क्यों लिया है, ताकि लार्ज नंबर ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट कर सके। जितना ज़्यादा अपर्चर उतनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी। और इन्फिनिटी, मान लो हम सन को इन्फिनिटी पे कंसिडर कर सकते हैं ना, यहाँ से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इन्फिनिटी से लाइट रे आने वाली क्या होंगी, पैरेलल होंगी ना। तो इसमें क्या होता है, जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आती हैं वो क्या होगा, ये इसका इमेज ये कहाँ फॉर्म करेगा, अपने फोकस पे फॉर्म करेगा क्या। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हम कुछ इस तरह से दोनों के मतलब दो कॉन्वेक्स लेंस को कुछ इस तरह से रखते हैं ताकि इसका इमेज कहाँ फॉर्म हो। पहला तो लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है, तो कंफर्म इमेज कहाँ पे फॉर्म होने वाला है, इमेज फॉर्म होने वाला है इसके फोकस पे। अब दूसरे लेंस को हम कुछ इस तरह से रखेंगे, आईपीस को कुछ इस तरह से रखेंगे कि इसका फोकल लेंथ जो हो इसके ऑप्टिकल सेंटर से अगर मेजर किया जाए तो इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। हम इसके बीच में इसको एडजस्ट कर देते हैं। क्लियर है। टेलीस्कोप का यूज़ क्या है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये क्या करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जिस इमेज को फॉर्म करता है उस इमेज को ये हमें आईपीस इनलार्ज करके देता है। इनलार्ज करके कब देगा, जब इसे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। हमने ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में रख दिया, हमें इनलार्ज इमेज मिल गया। ठीक है, तो क्या करा, पहले लेंस ने फोकस पे इमेज बनाई, जो फोकस पे इमेज बना वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, और इसने ए डैश बी डैश ए डबल डैश डबल बी डैश इमेज फॉर्म करी। क्लियर है क्या। सिमिलरली हम इसका मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, विजुअल एंगल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जो एंगल फॉर्म करेगा वो डिवाइडेड बाई आई जो एंगल फॉर्म करेगा। ये वापस एच डैश अपॉन एच यू और एच डैश अपॉन एफ हो जाएगा। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाने वाले हैं, माइनस एफ अपॉन यू के इक्वल आ जाएगा। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये जो इमेज फॉर्म करने वाला है वो इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा। तो आप इसे याद रखेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसा इमेज फॉर्म करता है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। अब इसमें भी दो कंडीशन, अगर इन्फिनिटी कंसिडर कर लें वी को, तो वी को अगर हम इन्फिनिटी कंसिडर कर लें तो ये एफ ओ अपॉन एफ ई के इक्वल आ जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, मैग्नीफाइंग पावर। हाँ या ना, क्लियर है। अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनाना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, एफ ओ अपॉन एफ ई के इक्वल होगा। इफ़ द फाइनल इमेज इज एट लिस्ट डिस्टेंस, अगर फाइनल इमेज को लिस्ट डिस्टेंस पे बनाना हो तो क्या वी डी माइनस डी के इक्वल हो जाएगा क्या। लिस्ट डिस्टेंस मतलब वो डिस्टेंस जहाँ पे इमेज क्लियरली बन पाए।
ठीक है, और यू ई नेगेटिव होगा क्या, हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ये आ जाएगा। हम इसमें क्या किससे मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन 1 प्लस एफ ई अपॉन डी से मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं क्या, हाँ या ना, क्लियर है भाई, बोलो भाई साहब, क्या आप सबको क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? चलो, तो यहाँ पे अपना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है बेटा, ख़त्म हो जाता है। अब कुछ और तरह की टेलीस्कोप होती हैं, एक कैसिगेरियन टेलीस्कोप होता है और गैलीलियन टेलीस्कोप होता है। कैसिगेरियन टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर f0 अपॉन एफ ई होता है, ये सिमिलर टू ये वाला टेलीस्कोप जो हमने पहला कंडीशन पढ़ा, सेम उसी की तरह बिहेव करने वाला है। और दूसरा गैलीलियन टेलीस्कोप में थोड़ा सा चेंज होता है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऐसा करा कि दूसरा जो इन्होंने लेंस लिया वो कन्वर्जिंग नहीं लेके इन्होंने डाइवर्जिंग लेंस ले लिया। कैसा लेंस लिया, डाइवर्जिंग लेंस ले लिया। तो इस कंडीशन में इससे क्या होना है, जो इमेज फॉर्म होगा उसका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। और गैलीलियन टेलीस्कोप को जनरली इसी को हम टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप भी बोलते हैं, इसे हम ज़मीनी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसका मैग्नीफाइंग पावर f0 अपॉन एफ ई होता है। क्या आप सबको क्लियर है, हाँ या ना, बोलो भाई। तो यहाँ तक अपना हो जाता है वेव ऑप्टिक्स ख़त्म बेटा, पूरा ऑप्टिक्स हमने ख़त्म कर लिया, ईएमटी हमने पूरा ख़त्म कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न, जो कि बहुत छोटा सा सेक्शन है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ मोर देन एनफ फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन, सो गेट इंडल्स एंड गुड लक।